अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं वो इस चीज़ से कि भाई मौसम जो है वो एक मरतबा फिर तब्दीली की जानिब, तब्दीली मुल्क में नहीं आ रही है। गर्मी आते आते गर्मी ने यू टर्न ले लिया और सर्दी ने जाते जाते यू टर्न ले लिया। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? क्या ये गर्मी और सर्दी भी सियासी हो गए? और क्या, बिल्कुल। क्या ये गर्मी और सर्दी भी अपने आप को सियासत में लाना, एंट्री मारना चाह रहे हैं, तैयार हो रहे हैं? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ बिल्कुल सियासत ही है ये। और क्या, बिल्कुल आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये सियासत हुई। हाँ, ये है बिल्कुल। फसलें तैयार खड़ी हुई हैं और आप देखना चाह रहे हैं फसलें खराब हो रही हैं। फसलें जो हैं वो बारिश से बिल्कुल तैयार खड़ी फसल जो है वो बैठ गई है बहुत जगहों पर। तो ये मामला तो है। तो अब ये मसला है ना, इस मौसम की सियासत की वजह से ये प्रॉब्लम तो होगी। और जब प्रॉब्लम होगी तो फिर प्रॉब्लम का इल्ज़ाम किस पर आएगा? वो सियासत पर आएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मौसम को समझाएं कि सियासत ना करें और इंसानों को सियासत करने दें, क्योंकि इंसानों की सियासत बहुत हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ही हो गई है, काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। अब तो बच्चों की सियासत हो रही है। अब तो बड़े निकल गए हैं गेम से, अब बच्चे करेंगे सियासत। बड़े भी हैं और बच्चे भी मिल के फिलहाल खेल रहे हैं। बच्चे तो उठाए जा रहे हैं 14-14 साल के, 13-13 साल। यार इधर एक तो बोलने को नहीं देगा। जुमला है, फौरन जुमला। सेंसरशिप नाज़रीन, सेंसरशिप जुमला है कि बच्चों के लिए बड़े सियासत कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। और बच्चे जो हैं वो बड़ों की वजह से उठाए जा रहे हैं, ये भी है। तो ऐसा सिलसिला भी है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताते चलें कि एक पीटीआई का वर्कर था, शाहिद हुसैन साहब, जिनको कि उठाया हुआ था। जाहिर है वो गायब थे पिछले 48-43 घंटों से। वो थे ब्रिटिश पाकिस्तानी। अच्छा। तो वो थे जाहिर है पाकिस्तान के नहीं बल्कि डुअल नेशनल, इंग्लिश। उनके लिए भारत पाकिस्तानी वो जो हाई कमिश्नर है, बरतानवी हाई कमिश्नर, उनकी कॉल गई कहीं इधर उधर। तो वो साहब जो है उनकी आज रिलीज हो गई है। तो वो निकल आए बात। पॉजिटिव बात है। बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि ब्रिटिश हाई कमीशन को तो एहसास हो गया कि भाई मेरा सिटीजन पकड़ा हुआ है। बाकियों का जाहिर है उसने ठेका तो नहीं लिया, लेकिन ये है कि जिसको पकड़ा हुआ था उसकी कॉल पे फौरन शायद साहब की रिलीज हो गई। अच्छी बात है भाई, सही है। इसमें पाकिस्तान की कितनी पॉजिटिव बात है कि उन्होंने फोन कॉल का जो है वो सही सुना और उस पर अमल किया। बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान की यही तो बात है। और क्या, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है। बहरहाल प्रोग्राम का जी आगाज़ हमने कर दिया। जो भी इधर उधर की मौसम की और सियासत की गुफ्तगू थी इसको छोड़ते हैं और हम चूँकि रमज़ान के दिनों में हैं तो उसकी तरफ वापस आते हैं। और रमज़ान में हमारा जो सिलसिला है वो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं का। तो आज कौन सी दुआ? आज है बहुत ख़ास दुआ और यही मौसम के ही हवाले से बारिश की दुआ। वो दुआ जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलक़ीन फरमाई कि जब बारिश हो तो ये दुआ पढ़ें। और इसका तर्जुमा क्या है कि हम पनाह चाहते हैं अल्लाह तेरी कि ऐसी बुराई से जिसे लेकर ये बादल भेजा गया है और हम इससे खैर बरकत चाहते हैं। बुनियादी तौर पर बारिश जो है वो रहमत की बारिश भी हो सकती है और जहमत की बारिश भी हो सकती है। बहुत सारे लोग तो बारिश में इंजॉय कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए वो बारिश वबाल जान बन चुकी होती है। और जो ज़ाहिर है जिनके कच्चे मकान होते हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं, वो लोग जो कि ज़्यादा साहिब इस्तिताअत नहीं होते, उनके लिए बहुत मरतबा हमने ये देखा है कि ये जो बारिश है ये परेशानी का बायस बन जाती है। बिल्कुल। और उसी परेशानी से बचने के लिए ये बारिश जो है उसके हवाले से दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अच्छा, बहुत मरतबा ये भी होता है कि जो अच्छे खासे साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं उनके लिए भी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, ज़ाहिर है जो हमारे किसान भाई हैं, अब ज़ाहिर है वो होते तो माली हालात उनके ठीक ही हैं, लेकिन ये है कि उनकी फसलें तबाह हो जाएं तो उनका एक नुकसान जो है वो उससे हो ही जाता है। मिसाल के तौर पे सैलाब जो आया पाकिस्तान में, तो वो ऐसी जहमत बना कि वो सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए तो जहमत नहीं बना बल्कि पूरे मुल्क के लिए फसलें तबाह हो गई। ज़ाहिर है आपकी 30 लाख की अगर आबादी है और वो सब सड़क पे आ गए बेचारे, तो उनके लिए मदद करने के लिए सारी कौम को मुतहर्रिक होना पड़ा। तो वो सबका चैन सुकून जो है वो एक तरह से चला ही गया था, क्योंकि उन्होंने सबने उन लोगों की मदद करनी थी। बिल्कुल। तो कोई भी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए अल्लाह मियां से दुआ करनी चाहिए। अच्छा, बारिश के भी मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जैसे कि हवा का तेज चलना, बिल्कुल, गरज चमक के साथ बारिश होना, या फिर एक यूँ कह लीजिए कि जो आम बारिश हो रही होती है वो। तो हर लम्हे के लिए दुआएं हम आने वाले दिनों में आपके सामने ये दुआएं भी पेश करेंगे। अब बात करते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की। और कल जो हम बात कर रहे थे
उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हम बात कर रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाज़ी की, और उनकी सखावत और फयाज़ी के हवाले से हम जो बात कर रहे थे वो क्या थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी जो एक नेचर थी वो क्या थी कि बस बांट दो, बिल्कुल बांट दो, जो कुछ है सब में बांट दो, और इस हालत में सोना नहीं चाहते कि घर में कुछ जमा हुआ हो। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं था, वो तो सरवर कायनात, मतलब दो जहान बनाया जिसके लिए गया, तो वो तो यही हस्ती है हमारी। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया, पूरी कायनात इनके लिए वजूद में आई। लेकिन इनका पैगाम लोगों को यही था कि देने में बरकत है, और देकर लोगों में बांटो, फैलाओ, मोहब्बतें बढ़ती हैं। एहसास को बेसिकली उन्होंने उजागर करना था, वरना ऐसा नहीं था कि उन पे कोई पाबंदी थी कि आप रख नहीं सकते, वो रख सकते थे, पूरा जहान उनके लिए था। अच्छा, अब एक मरतबा हुआ यूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़कर जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा तो फ़ौरन वो अपने घर की तरफ चले गए। ठीक है। तो सहाबा जो है वो ज़रा तशवीश में मुब्तला हुए, सहाबा कराम कि क्या हुआ कि अचानक जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए। और जब वो वापस आए तो उनसे दरियाफ़्त किया सहाबा कराम ने कि आप इतनी अचानक, इतनी उजलत में क्यों घर पर चले गए थे? तो उन्होंने कहा कि घर पे कुछ सोना पड़ा हुआ था और मुझे पसंद ना आया कि रात हो जाए और वो सोना मेरे घर में पड़ा हुआ हो, तो मैं घर गया और मैंने कहा कि जी इसे तकसीम कर दो, और फिर मैं वापस आया। तो ये एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़, इसका एहसास बड़ा अहम है। हालांकि आप वो जो नमाज के बाद जो सहाबा कराम के साथ गुफ्तगू वगैरह फरमा कर भी जा सकते थे, तसल्ली, ज़ाहिर है जहन में इरादा तो यही था ना, तो आराम से तसल्ली से भी जाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने उसमें जल्दबाजी की, तो उसके पीछे वजह ये थी कि कहीं ये चीज़ होने से रह ना जाए। बिल्कुल। और वो जैसे ही उनको ख्याल आया, तो वो यूँ कहिए कि वो जो उनकी बेचैनी का एक आलम है उसको इंसान ज़रा समझने की कोशिश करे कि अब मुझे ख्याल आया है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो पड़ी है और मैंने कोई काम करना है। अब हमारे साथ क्या होता है, कोई दुनियावी काम हमने करना होता है, कलवल कर लेंगे, कुछ ये एटीट्यूड होता है, एक ये है एटीट्यूड, कलवल कर लेंगे। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम भूल गए हैं कि मरने को भी कोई दिन आना है। हम तो ये भी हमारा तो पुख्ता ईमान ही हो गया एक तरह से कि जिएंगे, 55 साल की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले लम्हे का पता कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर एक और वाक़या है। हज़रत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चादर लेकर हाजिर हुई और उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, तो ये मैं आपके लिए तोहफे के तौर पर लेकर आई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो चादर, तोहफा जो था वो ले ली। उसके बाद जो है वो आपने उसी चादर को बांधा हुआ था। सहाबा कराम जो थे उनमें से एक ने अर्ज़ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर बड़ी खूबसूरत है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये चादर मुझे दे दीजिए? आपने वो चादर उनको सहाबी को दे दी। बिल्कुल। अब जब आपने उनको दे दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, ज़ाहिर है वो जब आपस में गुफ्तगू करते थे, तो उनमें से सहाबा कराम ने उन सहाबी से जिन्होंने वो चादर मांगी थी उनसे कहा कि भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, आपने उनसे ये चादर ले ली, आपको पता भी है कि उनके पास वो चीज़ें ज़ाहिर है ऐसी नहीं होती, अपने पास नहीं रखते, तो आपने क्यों मांग ली? बिल्कुल, क्यों मांग लिया आपने उनसे, और उनके पास ही रहने देते तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ इस वास्ते ये सवाल किया, जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन ये चादर मेरा कफन हो जाए। अब ये उन्होंने अपने तौर पर उनसे ये चादर लेने के लिए सवाल किया, और हज़रत सहल फरमाते हैं कि वो चादर उन्हीं का कफन बनी। अच्छा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मकसद था बयान करने का मेरा वो ये कि उनके पास एक चीज़ आई, किसी ने उन्हें वो तोहफ़ा दिया, आपको वो तोहफ़ा अच्छा लगा, आपने लिया, उसको इस्तेमाल किया, और आपने जैसे ही एक सहाबी ने सवाल किया, आपने फौरन उनको। अच्छा, इसमें मोहब्बत और दोस्ती का वो जो अंतर है वो भी नजर आता है कि मतलब कई बार हमसे अच्छे दोस्त, हमारे बड़े करीबी दोस्त कोई चीज़ मांग लेते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आई हुई हो तो हम उनको कहते हैं अच्छा दे देंगे, टाल वाल देते हैं ज़रा ना। तो ताल्लुक जो है वो, ताल्लुक की कितनी अहमियत है, चीज़ की अहमियत कम है, ताल्लुक की अहमियत ज़्यादा है, हालांकि पसंद आई हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई अपनी बात। फिर एक और बड़ा मशहूर वाक़या है, और उस वाक़े की निस्बत का एक अमल है जो कि हम कर रहे होते हैं, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी, सबसे महबूब हस्ती, उनके लिए मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है, एक वालिद को अपनी बेटी से जिस तरह थी, उसके बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। अब हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो रही हैं, और आपने क्या फ़रमाया
कि जी जो घर के काम करते करते मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मैं सख्त मुशक्क़त कर रही होती हूँ, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक कनीज़ जो है वो मुझे मिल जाए? अच्छा। तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब यहाँ सिचुएशन देख रहे हैं ना कि एक तरफ उनकी बेटी है, सबसे महबूब हस्ती उनके लिए, बेटी से प्यार उनका, और उनकी बेटी मुशक्क़त में है और एक ख्वाहिश भी कर रही है। बिल्कुल, और उनकी ख्वाहिश भी है और जेन्युइन ख्वाहिश है ना, कि ज़ाहिर है आपको पता है कि भाई ये मामला है, मुश्किल तो होती है। अब जेन्युइन ख्वाहिश है और उसके उस ख्वाहिश का जब इज़हार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है तो वो फरमाते क्या है? वो फरमाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अहले सफ़ा जो है वो भूखे हों और तुम्हारे पास एक कनीज़ हो। अब यहाँ पर उन्होंने इनकार फरमा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में उनके घर गए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। अच्छा, इन दोनों की भी मामलात इसी तरह है कि ये भी वही हैं जो कि हमेशा देने वाले हैं, जब भी कुछ होता है दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने पास बहुत सारी चीज़ें। इनकी चादर का आलम यूँ बयान किया जाता है कि एक चादर थी इनके पास, और वो चादर ऐसी थी कि जब सर ढांपते थे तो पाँव नज़र आते थे, और जब पाँव ढांपे जाते थे उस चादर से तो सर नज़र आता था। ये उनकी चादर का हाल था। अब खैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे और उन्होंने वो जो कनीज़ का जो एक मांगने का इजहार था हज़रत फ़ातिमा का, उसके जवाब में उन्हें फिर क्या अता फ़रमाया? वो है वो तस्बीह फ़ातिमा जो हम पढ़ रहे होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हें मैं एक कनीज़ से बेहतर चीज़ ना अता फ़रमा दूँ? कुछ ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे अता फ़रमाए हैं, और वो अल्फ़ाज़ अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपना लो, अपनी ज़िंदगी में उनको लागू कर लो, तो फिर देखो कि ये जो तुम्हारी मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। और वो अल्फ़ाज़ क्या थे? तो उन्होंने फरमाया कि हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर ये पढ़ लिया करो हर नमाज के बाद, और रात को सोते वक्त सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। तो ये जो तुम्हारा मुश्किल, जो तुम्हारा मसला है वो हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सखावत और फयाज़ी का एक आलम ये कि जो आ रहा है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ अपने आप पर बात आ रही है वहाँ पर सख्त एक उन्होंने अपना मयार बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ दे दूं। बिल्कुल, और लोगों का एहसास भी इसमें दोबारा वही बात आ गई कि जब लोग भूखे हैं तो मैं कैसे ऐसा कर लूं कि मेरी बेटी के पास कोई आसाइश, जिसको हम कहेंगे, ज़ाहिर है उस वक्त ये आसाइश उनकी मतलब उनकी ये ख्वाहिश थी, और अगर मिल जाती तो आराम हो जाता। तो एक तरह से आसाइश के लोग भूखे हों और मैं अपनी साहिबजादी को आसाइश दे दूं। लोग सवाल तो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे पता नहीं, लेकिन पैगाम मेरी तरफ से ठीक नहीं जाएगा। बिल्कुल, लोगों का क्या सवाल उठाना? साहिबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार थे, वो क्या सवाल उठाते कि आपने ये क्यों किया? हालांकि उनके सामने तो मौजूद था, वो नमूना कामिल हस्ती है, सादिक है, अमीन है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया। तो उनके किसी अमल पर उनका एहसास भी कि मतलब मेरे साथी या मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त अहबाब करीबी जो हैं वो भूखे हों और मैं कैसे ये आसाइश दे दूं अपनी बेटी को। बिल्कुल बिल्कुल, ये था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और फयाज़ी के हवाले से कुछ बयान। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड में देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख को बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस के वन मैन शो के इख्तियारात का दोबारा जायजा लिया जाए, जजेस की दरख्वास्त। शहजाद अता इलाही का इस्तीफ़ा मंजूर, मंसूर ऐवान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से अगले 4 रोज तक बारिशों का इम्कान। तीसरे T20 में पाकिस्तान कामयाब, अफगानिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। शादाब खान का रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में 100 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच ओमान में होने का इम्कान। काबुल में दफ्तर खारजा के करीब खुदकुश धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 20 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात बिल पर कानून साजी मुलतवी कर दी।
जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़, और 60 सेकंड न्यूज़ में आपने देख लिया दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच मैं जो आपसे कह रहा था कि मैं देखूंगा, देख लिया मैंने। देखा आपने? देख लिया उनको? देखा मैं देखूंगा तो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और हमने देख लिया वो मैच। लेकिन खैर मैंने कल बिल्कुल उसको ऐसे देखा नहीं, नहीं देखा नहीं, सीरियस क्या, वो मुझे एक उम्मीद तो थी, एक शुबा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए शायद। हाँ, मुझे ये था शुबा, ऐसे ही शुबा था। और फिर ज़ाहिर है जब वो बैटिंग हुई शुरू तो बस फिर पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया और बॉलिंग भी पाकिस्तान ने अच्छी की। ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तीनों मैचेस में, लेकिन बहरहाल आखिरी मैच में हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो शादाब को मुबारकबाद, शादाब ने जी पहले पाकिस्तानी में बन गए जिन्होंने T20 में 100 विकेट्स ली। बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक बंदा जो 4 मरतबा आउट हुआ 0 पर, उसको खिलाया गया उस मैच में, और एक बंदा जिसने एक इनिंग में 0 बनाया और एक इनिंग में 1 रन बनाया उसको हटा दिया। ये चक्कर मुझे समझ में नहीं आया। ये खैर ये बात करनी पड़ेगी किसी से इस हवाले से। ये आप जो है ना कुछ सियासत कर रहे हैं यहाँ पर। सियासत हर चीज़ में आ गई है भाई, सियासत हर चीज़ में आ गई। बिल्कुल, रिश्तों में भी सियासत आ गई है। इस कदर सियासत आ गई रिश्तों में कि लोग एक दूसरे के साथ बस गुत्थम गुत्था नहीं होते, बस इतना ही रह गई है कसर। बस बाकी तो सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। और अच्छा, बीच में जो दरमियान के वो होते हैं ना लगाने वाले वो जानबूझ के 2 ऑपोजिट ग्रुपों वाले लोगों को ना बिठा के साथ या बैठे हो, जानबूझ के उसमें एक छोड़ते हैं एक शोशा, और फिर तो वो दोनों जज्बाती बस फिर शुरू हो जाता है सिलसिला। तो ये होता है बिल्कुल। लेकिन आपको बताएं कि सियासत में मस्बत चीज़ें भी होती हैं क्या, और सियासत में मस्बत चीज़ें और ट्रेंड्स भी सेट होते हैं। अब आपको बताते हैं, मगरबी जमहूरियत में किसी भी जमात का रहनुमा इस पार्टी के कारकुन जो है वो मुंतखब करते हैं, उस पार्टी के कारकुन। और ये कारकुन जो हैं जब रहनुमा को मुंतखब करते हैं तो वो उसका मजहब, नस्ल, रंग, रेस जिसको कहते हैं, एथनिसिटी, ये चीज़ें नहीं देखते। ये चीज़ें नहीं देखते होंगे ना, ये देखते होंगे कि ये इसके वालिद साहब कौन है, ये देखते, ये भी नहीं देखते हुए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखते। वो कायदाना सलाई वो उसी को देखते हैं कि उसमें कितना बड़ा कायद छुपा हुआ है, छुपा हुआ है नहीं छुपा, ये नहीं देखते वो कि भाई ये तो पार्टी जो है इनके अब्बू ने बनाई थी, तो अब खानदानी तौर पर हमेशा इनका हक है कि उस पार्टी के सरबराह रहे। ये क्यों नहीं देखते? ये अहम चीज़ है। वहाँ पे वोटिंग होती है ना, एक्चुअली वोटिंग से पसंद नहीं आई ये बात जो है वो, I don't like it। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यू विल लाइक इट। अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, हुआ ये है कि सलाहियतों को मद्देनजर रखते हैं और फिर उस शख्स के लिए वोट करते हैं कैंडिडेट्स जब सामने आते हैं। अच्छा, मेरिट पर होने वाले इंतखाबात के बायस ये जमातें जो हैं ये 200 साल तक भी जो है सियासत में तरोताज़ा रहती हैं। इनकी फ़्रेश जो रिप्रेजेंटेशन है वो आती है, फ़्रेश कायदीन इनके बनते रहते हैं। अच्छा, इसी रिवायत के तहत पहली बार एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान जो है हमजा यूसुफ साहब, वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी को लीड करने और उनके फर्स्ट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और फर्स्ट मिनिस्टर बेसिकली वहाँ पे उनका बहुत मतलब टॉप का जो बंदा है वो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मिनिस्टर। और वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP जो है उसका हिस्सा है, जिसकी क़यादत 19 साल के अंदर तीसरी बार तब्दील हो रही है। और पाकिस्तान में लीडर वैसे तो मरने तक ही पार्टी की क़यादत नहीं कर छोड़ते, बल्कि उसके बाद भी जो है वो बनाई हुई है ना पार्टी। हाँ, बस फिर वो बानी रह जाता है, और फिर बानी और फिर उसके बाद फिर उस पार्टी के हिस्से भी होते हैं, लेकिन वो पार्टी ओरिजिनली उसी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, भारत में भी यही होता है, बांग्लादेश में भी यही है, यही वाला है। वहाँ पर भी देखें ना, भारत में कांग्रेस चल रही है तो वो गांधी वाली फैमिली चल रही है। बीजेपी का जरा एक अलग मामला है, वहाँ पर तो मामला जरा अलग है, लेकिन वहाँ पर एक पार्टी ऐसी है जो, या बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी चल रही है, और मतलब वहाँ पर भी मामला इसी तरीके से। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, बाहर के ममालिक में, अमेरिका में भी कैनेडीज मतलब कैनेडी फैमिली है, बुश, लेकिन वो जो है उन्होंने पार्टी को बनाया नहीं था, और पार्टी में उनके अलावा और भी लोग आते रहे। बिल्कुल आते रहे। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा बस ये हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। अच्छा, कारकुनों की वोटिंग का नतीजा जब आया स्कॉटलैंड में, तो हमजा यूसुफ ने रोज़ा रखा हुआ था और उन्होंने 52% वोट हासिल किए, और SNP के नए लीडर रहनुमा जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। और इनके वाले जो हैं 1960 की दिहाई में, थोड़ा सा आपको अगर इनका बैकग्राउंड दूँ तो 1960 की दिहाई में फैसलाबाद से स्कॉटलैंड जा बसे, और उनकी वालदा का ताल्लुक कराची से था। कराची से था। तो हमजा यूसुफ ये कराची वाली खातून जब इनकी जिंदगी में आई ना, तो बस तब्दीली आ गई इनकी। ना वालिद साहब ने कुछ ना किया, फैसलाबादी वालिद हैं अभी, मतलब ऐसा वैसा नहीं है कोई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े काबिल लाइक फाइक लोग हैं। अच्छा, आपको ये बताएं कि इनकी पैदाइश जो है वो 1985 में ग्लासगो में हुई, और इन्हें स्कॉटलैंड का वजीर आज़म एक तरह से फर्स्ट मिनिस्टर जिसको कहते हैं वो बनने के लिए अपनी पार्टी के अलावा एक और वोट दरकार है। और SNP इस वक्त ग्रीन्स जो पार्टी है ना
उनके साथ हुकूमत बनाए हुए है, जो कि वजारत उज़्मा के लिए या फर्स्ट मिनिस्टरशिप के लिए इनको वोट देगी। चुनाचा जो है बज़ाहिर इनके वज़ीर आज़म बनने यानी कि फ़र्स्ट मिनिस्टर बनने में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, और हमज़ा यूसुफ ही जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर बन जाएंगे। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी ये जो है जोर दे रहे हैं, बड़े हामी हैं इसके। अच्छा चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये वहाँ के प्राइम एक वोट चाहिए ना, एक वोट चाहिए। एक वोट का क्या मसला है? एक वोट का क्या मसला? नहीं तो अगर कोई ज़मीर जाग गया, नहीं तो भाई दूसरों का भी ज़मीर जगा देंगे। क्या कह रही हूँ ना, किसी कोई अपना वाला ही ज़मीर जगा के साइड पे हो जाए फिर। वहाँ पे नहीं जागते ज़मीर, अमीर जागते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली तो वो बता देते हैं ना कि मेरा ज़मीर जाग गया भाई, नहीं कि इन चीज़ों पर आपने पार्टी लाइन के खिलाफ जाना ही नहीं है। वो कुछ उनके वहाँ पर भी वोटिंग्स हैं जिस तरह के हमारे यहाँ। तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि भाई नहीं, मुझे मेरी अपनी भी तो कोई सोच है, कोई समझ, रिजाइन कर देते हैं कुछ इस किस्म का सिलसिला कि वो फिर रिजाइन करके ना अहल नहीं होते, डी सीट नहीं होते वो। ये मेरा नहीं ख्याल, ये पढ़ना पड़ेगा उनकी तारीख ना। आप पढ़ने पर ही तो मैं आपको जोर देना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ें। कम आप पढ़ती हैं भाई, थोड़ा सा पढ़े करें। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। भाई एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक रिकॉर्ड बना लिया है खातून ने। अच्छा। और ये आप खातून ने बनाया तो इसीलिए आप जरा इस रिकॉर्ड को सोच लें। ठीक है। साइंसदानों ने खून के कई ग्रुप्स तलाश किए हुए हैं, लेकिन उन सब का रंग जो है वो जाहिर है एक ही होता है, और इंसानियत का ये रंग का है, क्योंकि जुमला देखें, खून के कई ग्रुप है लेकिन रंग एक ही है, और यही है इंसानियत। मुझे लगा मैं एक दफा खून दे रही थी कुछ टेस्ट करने के लिए, तो ग्रीन खून निकला, तो मुझे लगा कि हर इंसान का रंग खून का डिफरेंट होता है। तो ये आपने मेरी गलतफहमी जो है आज दूर। अरे मैं उसको इंसानियत के रंग से जोड़ रहा था भाई, सफेद निकला होगा, चेक करें, ग्रीन ही निकला हो। हाँ तो सफेद पीस का है ना, मैं झगड़े वाले कोई फसादात इसमें मुलविस नहीं हूँ। पीस का नहीं है, वो पीस के रख देते हैं वो लोग जिनका सफेद खून होता है। अच्छा, जो लोग बाकायदगी से ब्लड डोनेट करते हैं वो अपने साथ तो भलाई करते हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की भी जान बचाने का सबब बन जाते हैं। और कनाडा की एक बुजुर्ग खातून है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। 60 साल तक मुसलसल खून का अतिया देकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अल्बर्टा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है ये, जोसेफीन 80 साल खातून है ये। 1965 में 22 साल की उम्र में इन्होंने खून का अतिया देना शुरू किया था, और फिर वो मुसलसल ये काम कर रही हैं, और अब तक वो खून के 203 यूनिट अतिया कर चुकी हैं। ओ पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप है, और उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है इस वजह से कि इन्होंने ये इतना ज़्यादा जो खून दिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई ये ख्वाहिश है मेरी, कुदरत ने मुझे जो है वो ये चीज़ जो है वो मेरे अंदर डाली है, और मैं बस इस वजह से देती। अच्छा, खून ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त मज़ेदार। और ये करना चाहिए, ये बहुत सेहत के लिए भी अच्छा है। लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं, डर जाते हैं कि जैसे फौरन वो बेहोशी माइल हो जाएंगे या चक्कर शक्कर आ जाएंगे। कुछ नहीं होता भाई, फुल के चक्कर शक्कर आ जाए तो क्या हो जाएगा। हाँ, वो जूस पिलाते हैं मुफ्त में, फौरन फ्री होता है बिल्कुल। अब अच्छा, रमजान में ना दे दीजिएगा, खामखा पता चले कि आप लोग रमजान में रोजे की हालत में खून देने रोजे के बाद देते हैं। हाँ, और फिर खामखा लान तान आप हमें करें। फल लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में आटे की फराहमी के हवाले से। पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 47% के करीब जा पहुंची है, और पाकिस्तान की तारीख में इस कदर शदीद महंगाई किसी दौर में नहीं देखी गई। यही वजह है कि कम आमदनी वाले शहरी महंगाई की इस चक्की में पिस कर रह गए हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के दौरान मुफ्त आटे की स्कीम शुरू करने का ऐलान तो किया था। बहुत से माहिरीन ने, मईशत ने इस पर तनकीद भी की, लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो एक अच्छी सोच थी इस इकदाम के पीछे। अब वो अलग बात है कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हुई और किस तरह से वो खबरों का मरकज बन गई। इनका कहना यह था कि मुफ्त आटा देने के बजाय, जो माहिर माइशियात हैं उनका कहना यह था कि मुफ्त आटा देने के बजाय ज़रूरतमंद शहरियों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश देना ज़्यादा मुनासिब होता। सब कैश भी दे सकते हैं और राशन भी देते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में भी होता है। कैश से होता है कि वो ज़्यादा बेहतर होता है, बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ चाहे वो खर्च कर लेता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मतलब मेक्स मोर सेंस। शहरियों को मुफ्त आटे के साथ साथ मुफ्त धक्के भी मिले, बाज़ बदनसीबों को मुफ्त मौत भी नसीब हुई। अब आपको ज़रा हम कुछ मनाजिर दिखाते हैं, बड़ी तशवीशनाक मनाजिर हैं। इससे एक तो हमारी कौम के नज़्म ज़ब्त का भी पता चल रहा है, लेकिन साथ हम उन लोगों को पूरी तौर पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इस कदर महंगाई है कि आप अगर किसी
ऐसे सफ़ेद पोश शख्स से बात करें जो कि मांगता ना हो तो उसकी क्या हालत है आजकल, और फिर गरीब का तो वैसे ही पुरसान हाल कोई नहीं है। तो आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखाते हैं, फिर इस पर हम अपने नुमाइंदगान से ज़रा अपडेट लेते हैं कि अब इंतजाम कुछ बेहतर हुए या नहीं। कतारें आप देखें लोगों की कितनी तवील कतारें हैं, कई मकामात पर धक्कम पेल बहुत ज़्यादा जो है वो भी नज़र आई, और फिर पुलिस के तशद्दुद की वीडियोज़ हैं उससे भी सोशल मीडिया आप देखें भरा पड़ा हुआ है। हज़ारों लोगों के हुजूम में चंद 100 को ही मुफ्त आटा नसीब होता है, बाकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दामन में शिकवे और बददुआएं लेकर ही वापस लौट जाते हैं। और अब तक इन वाक़यात में कम से कम 6 की तो खबर है, 6 या 7, कहीं 7 रिपोर्ट हो रहा है, कहीं 6 रिपोर्ट हो रहा है। ये अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ कि 2 बूढ़े बहन भाई आटा लेने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तो एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी, मौके पर वो जहाँ भाग हो गए। फिर भक्कर में 66 साला इलाही बख्श साहब ये कतार में खड़े थे, गिरे और दम तोड़ गए। फिर मुजफ्फराबाद में यही मुजफ्फरगढ़ में, हाँ मुजफ्फरगढ़ में एक 60 साला खातून के साथ हुआ, उनका भी इंतकाल हुआ। चारसद्दा में भगदड़ मचने से 40 साला शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ, 3 अफराद ज़ख्मी हुए। बन्नू की अगर बात करें तो वहाँ पर आटे के लिए कतार में खड़े अफराद पर फ्लोर मिल की दीवार वो गिर गई, उससे 2 अफराद हलाक हुए। भावलपुर में भगदड़ मची, वहाँ पर 8 खवातीन शदीद ज़ख्मी हुई। और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अब ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये चारसद्दा की है, यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बन्नू की है, यहाँ पर जो है खवातीन सड़कों पर बैठी हुई हैं। ये वो खवातीन है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो मजबूर हो गई बेचारियां कि वो सड़कों पर आकर बैठे हैं, एहतजाज कर रही हैं क्योंकि इनके जो मर्द हजरात हैं उनकी जान चली गई इस सारे अमल में कि वो आटा लेने, तो ये सड़कों पर बैठी हुई हैं और इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है। इसी तरह पेशावर के मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ये कल की वीडियो है, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है कि लोग ट्रक के ऊपर चढ़ गए और उसमें भी जाहिर है कितने लोग कुछले गए होंगे, बच तो गए, लेकिन ये कि इसी तरह मुताबिक एक चीज, एक ट्वीट मैंने देखी, पाकिस्तान के मशहूर एंकर और एक्टर जो हैं शफात अली, उनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट थी। उन्होंने ये लिखा कि जब बिजली के बिल लोगों के घरों पे पहुंचे तो ये आटा डायरेक्टली क्यों नहीं पहुंच सकता उन लोगों के घरों पर जिनको ज़रूरत है। आपके पास सारा मैकेनिज्म है, सब कुछ है, वो डायरेक्ट पहुंच जाए, बजाय इसके कि इन लोगों को आप ख्वार करें और ख्वार करें, उनको प्रोवोक एक तरह से वो हो जाते हैं ना। जाहिर है किसी को पता है कि भाई हमारे घर में राशन नहीं आ रहा है, मुफ्त आटा एक जगह तकसीम हो रहा है, चलो दौड़ो ले जाएंगे। बिल्कुल हालात ऐसे, एक खानदान के कितने कितने लोग भी पहुंच जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इतना डेटा है और बाकायदा तरीके से वहां पर आप दुकान पे जाते हैं, आप वो कैश जो है उनसे हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोगों के बैंक्स में आ जाती है वो रकम। तो कोई मैकेनिज्म हो सकता था, खामखा बड़ी ये रिस्क अब हम ले रहे हैं, लोगों की जानों को दाव पे लगा रहे हैं। और एक साहब को किसी ने वो थप्पड़ भी मारा था, वो बिल्कुल बिल्कुल वो बन्नू की वो क्या वीडियो है, वो अगर वीडियो है तो वो भी जरा दिखाएं कि वहां पर किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया, वो क्या था? वो भी एक वीडियो थी कि वो भी जाहिर है लेने आगे जा रहे होंगे या लाइन में नहीं खड़े हो रहे होंगे या कुछ होगा, तो एक पुलिस वाले ने उनको बन्नू में थप्पड़ मार दिया। और ये इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं कि बदमज़गी भी फैल रही है, लोग मतलब वो ये देखें ये थप्पड़ की वीडियो, अब ये देखें गिरबान से पकड़ के उनको वो तजलील एक तरह से जो है ना वो एक हो रही है। अच्छा वाकया क्या था ये नहीं, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से डील करना, लोगों से थप्पड़ मारना, और पता है हम सबको कि ये लोग किस हालत में आए हुए हैं, किसी को शौक नहीं होता कि वो आटे की लाइनों में लगा हुआ हो। अच्छा फिर उसमें एक और चीज भी होती है, सारे सफेद पोश लोग होते हैं। अब अगर मैं इस हाल में हूँ, पीछे बैठे भी होंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मिसाल के तौर पर इस हाल में हूँ कि मुझे आटे की जरूरत है खुदा ना खास्ता, और मैं गया हूँ आटा लेने के लिए, तो उस लाइन में खड़ा हूं, और अगर मेरा रिश्तेदार वहां पर कोई होगा, वो भी इसी जरूरत के तहत आया होगा, तो हमारी नजरें क्या आपस में मिल सकेंगी या नहीं? एक ये कितनी मुश्किल बात होगी उन दोनों के लिए कि वो देख रहे हो कि यार हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा फिर उसके बाद जो सिस्टम है वो आपने देख लिया कि आप ख्वार होते रहे, शुरू हो रही है वो चीज़, नहीं शुरू हो रही, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, धूप है, गर्मी है, रोज़ा है बिल्कुल, और सुबह 9 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। ये तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो हम मतलब जो घरों में बैठे हैं जिनको इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये किस कर्ब से ये लोग गुजर रहे हैं। तो इनको इस तरह से किसी जगह बुलाना ही मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। शफात का आइडिया बड़ा अच्छा है कि उनके घरों पर डिलीवर करा दिया जाए। अच्छा जी, हमारे नुमाइंदों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ का रुख करें? बन्नू की तरफ जाएं। बन्नू में हमारे नुमाइंदे हिदायतुल्लाह साहब है जी, वो हमसे बात कर रहे हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि जी बन्नू में क्या सूरत हाल है जी आटे की डिस्ट्रीब्यूशन की। जी हिदायतुल्लाह साहब। जी शिफा, बेहद शुक्रिया। इस वक्त मैं बन्नू सिटी में मौजूद हूँ। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने 1,88,000 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए पहले फ्री आटा पॉइंट जो कि 15 कायम किए थे, नाकाफ़ी थे। इस दौरान एक खतून और एक 66 साल शख्स फ्री आटा के हसूल के दौरान अपनी ज़िंदगी की बात हार गया था।
और वो इंतकाल कर गए, जिस पर ख़वातीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर बनू ने फ्री आटा पॉइंट 15 से बढ़ाकर 82 कर दिए। ये जो फ्री आटा पॉइंट कायम किए गए हैं ये बायोमेट्रिक तरीके से लोगों को फ्री आटा की फराहमी जारी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत पिछले 3 महीने से बंद है। वहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन इलाकों में सर्दिक हेल, बका हेल, जनी हेल के इलाके शामिल हैं। बनू सिटी की अगर बात की जाए तो फ्री आटा पॉइंट पर जो कि यहाँ के मकीनों के लिए कायम किए हैं, दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और फ्री आटा वसूल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रश बढ़ गया है। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलो कि पहले फ्री आटा पॉइंट पर जो कोटा था मिल की तरफ से वो दुगना था, लेकिन अब उसको भी सिंगल कर दिया गया है, जिसकी वजह से फ्री आटा पॉइंट पर ख़वातीन और बुज़ुर्गों शहरियों का रश बढ़ गया है। यहाँ पर मुंतखब विलेज कौंसिल नुमाइंदों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर बनू ने फ्री आटा पॉइंट कायम करते हुए हमारे साथ मशवरत नहीं की, क्योंकि बनू में 50 से ज़्यादा यूनियन कौंसिल शामिल है और वहाँ पर बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे जो कि अवाम ने वोट के ज़रिए मुंतखब कराए हैं। तो उनका ये भी कहना था कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को भी डिप्टी कमिश्नर बनू फ्री आटा पॉइंट इशू करे तो ये जो रश है फ्री आटा पॉइंट पर ये कम हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ बन्नू से मौजूद थे और वहाँ के इंतजामात के हवाले से बता रहे थे। चारसद्दा की तरफ चलते हैं, जाहिदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं चारसद्दा से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, ये बताएं कि वहाँ पर इंतजामात की क्या सूरत हाल है जो फ्री आटा पॉइंट्स हैं उन पर? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो डेटा फराहम किया गया है उसके मुताबिक ज़िला भर में तकरीबन 3,07,000 जो घराने हैं उनमें मुफ्त आटा तकसीम करने का प्रोग्राम है। इसके लिए विलेज कौंसिल की सतह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं और ज़िला भर में 500 से ज़ायद पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन ताहाल जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर लोगों में जो है अब प्रॉपर तरीके से उसको फ़ाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, पहले दिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की गई ज़िला चारसद्दा में, तो मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था वहाँ पर अफरा तफरी और भगदड़ मचने से एक बुज़ुर्ग शहरी की जो है वो जानबाग भी हुए थे, उसकी मौत वाक़या हुई थी। 3 अफराद उसमें ज़ख्मी भी हो गए थे जो अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। परसों फिर एक पॉइंट बनाया गया था चारसद्दा के खान अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर हज़ारों लोग आए थे और वो पॉइंट एक दिन के लिए बनाया गया था। चूँकि चीफ सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा यहाँ विज़िट करना था, उसके लिए एक पॉइंट चारसद्दा में बनाया गया था। वहाँ पर भी अफरा तफरी और जो भगदड़ है वो देखने में आया था। उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने कहा कि अब इनको शिफ्ट किया गया है विलेज कौंसिल की सतह पर, और विलेज कौंसिल की सतह पर 1-1 और 2-2 पॉइंट बनाए गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ हम सिटी में खड़े हैं और सिटी में प्रॉपर मैकेनिज़्म ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों में शदीद गुस्सा भी पाया जाता है और उनको शदीद मुश्किलात भी दरपेश है। अगर आपको मैं बताता चलूँ कि जो 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोगों के पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड हो उनको ये आटा फराहम किया जा रहा है, और दूसरा मैकेनिज़्म जिस पर सवाल निशानात उठ रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों की आमदनी, जिन ख़ानदान की आमदनी माहाना 60,000 रुपये से कम है तो उनको आटा मिलेगा। तो इसके अगर 60,000 रुपये की आमदनी से कम लोगों की डेटा की जानिब हम आए तो हुकूमत के पास या ज़िली इंतज़ामिया के पास कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है जिसमें इन लोगों की एंट्री हो और वो बआसानी अपना आटा वसूल करे। तो इसमें बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले को तो आसानी से उनका डेटा जो मौजूद है तो उनके लिहाज से उनको आटा फराहम किया जा रहा है, लेकिन 60,000 रुपये जो आमदनी कम आमदनी वाली क्राइटेरिया बनाया गया है उसके मुताबिक जो है अभी तक कोई क्राइटेरिया या अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं बना, जिसकी वजह से ये मुश्किलात सामने आ रही है। रोज़ाना यहाँ पर VC की सतह पर कुरानदाजी हो रही है। दूसरा दिन है कि यहाँ पर कुरानदाजी हो रही है। आप पीछे देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए तकरीबन 1000 लोग आते हैं, हज़ारों में 20 से 30 लोगों को आटा मिलता है, बाकी वापस चले जाते हैं। तो उनको बहुत शुक्रिया जी। जाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है चारसद्दा से। अब ज़रा हम बैरून मुल्क का रुख कर लेते हैं। अंदरून मुल्क का तो हमने देख लिया कि क्या मामला है, और बैरून मुल्क में मामला है जी स्विट्ज़रलैंड
स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड के बैंकों की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़रा अजीब सी ही सूरत हाल है। 2008 के मालियाती बहरान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब एक बार फिर इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। आगाज़ अमेरिका से हुआ था, 2 बड़े बैंक दिवालिया हुए, सिलिकॉन वैली बैंक था एक और दूसरा सिग्नेचर बैंक। तो उससे जन्म लेने वाली जो लहरें हैं वो अब यूरोप तक फैल गई हैं। और स्विस बैंक दुनिया में आप सब जानते हैं कि जाने माने हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो जन्म लेने वाला ये ज़लज़ला था वहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड में भी हलचल हुई है। और स्विट्ज़रलैंड का 167 साल पुराना क्रेडिट स्विस बैंक ये इस बहरान का पहला शिकार बना है। उसके शेयर्स अचानक गिरे तो स्विट्ज़रलैंड के बैंकिंग सेक्टर में परेशानी फैल गई और हुकूमत की मुदाखलत के बाद अगरचे इन्वेस्टमेंट कंपनी यूएसबी ने इसका इंतज़ाम जो है वो संभाल लिया है, लेकिन उसके बैंकों का एतबार जो है वो ज़रा ख़त्म हुआ है। और जो ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी थी उसका उन्वान था, स्विट्ज़रलैंड के पास अब सिर्फ घड़ियाँ और चॉकलेट बची हैं, कैश ख़त्म हो गया। अच्छा, दुनिया भर के बहुत सारे लोग, हम सब जानते हैं, स्विस बैंकों में रकमें जमा कराते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोई इसकी चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई भी जमा करा सकता है। सारा ब्लैक मनी अक्सर औकात वहीं पर जमा करवाया जाता है। बिल्कुल, अल्लाह हमें स्विस बैंक अकाउंट अता फरमा, आमीन। अब तो गए, खत्म हो गए, अब क्या मांगने, अब देर कर दिया आपने, आप दुआएं ये वाली पहले करते। अच्छा वाला ही मांग रहा था ना मैं, अच्छा वाला बैंक अकाउंट अता फरमा, तो उसमें जमा करवाते थे। अब उन्हें एतमाद होता था कि भाई ये रकम महफूज है, लेकिन अब ये एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब हो क्या रहा है इस सूरत हाल में, इन बैंकों के लिए क्या जो है वो अब लाएमल है आगे? हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं यूरोप से तनवीर शाहिद साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी तनवीर इरशाद साहब। जी जी बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में जो बैंकों का निज़ाम जो है वो अचानक से जो है बैठ गया है, जिसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है जो टेरर फाइनेंसिंग है और उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो मनी ट्रेल के हवाले से जो तफसीलात मांगी जा रही है आलमी इदारों की जानिब से, उसकी वजह से जो है जो स्विट्जरलैंड का जो बैंकिंग निज़ाम है जो अचानक से जो है बैठ गया, क्योंकि इससे कबल जो है वो मनी ट्रेल के बगैर, या आप यूँ कह लें कि जो गैर कानूनी जो दौलत थी, जो दुनिया भर के सरमायादार थे, वो अपनी दौलत जो है वो स्विस बैंकों में रखते थे बगैर किसी मनी ट्रेल के और बगैर किसी पूछगिछ के। ताहम जो है अब जो है वो दुनिया भर में जो है इस हवाले से जो है काफी सख्ती जो है देखने में आ रही है। 167 साल पुराना जो है स्विस बैंक जो है वो भी जो है इसकी जद में आया, वो बैठ गया है। ताहम जो स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने जो है 50 अरब जो फ्रांक जो है वो भी जारी किए थे इस बैंक के लिए। ताहम जो है जो सरमायादार है उनका एतमाद जो है वो बहाल नहीं हो सका है। और अब भी जो है स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग निज़ाम है, जो कि स्विस जो है अपना जो माशरत का जो 10% जो है वो हिस्सा देता है, वो काफी हद तक जो है वो मुतासिर हुआ है, और इससे जो है दुनिया भर के दीगर जो है मालियाती इदारे भी जो है वो भी मुतासिर नजर आ रहे हैं। जी तो अब जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसकी सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्या लोगों ने अपना अमाउंट बैंकों से विड्रॉ कर दिया है जिसकी वजह से बैंक्स पर कोई प्रेशर आया है? जी बिल्कुल, लोगों का एतमाद जो है वो बिल्कुल खो चुका है, क्योंकि जिसकी बड़ी वजह ये बताई जाएगी क्योंकि जो है अब जो है बैंक जो आलमी मालियाती इदारे वो जो है वो पूछगिछ करेंगे, वो स्विस बैंकों की तफसीलात बतानी पड़ेंगी कि ये मनी जो है वो कहाँ से लाई गई है और इसकी जो है किस तरह जो है इसको जो है स्विस बैंकों में पहुंचाया गया है। इससे कबल जो है ये सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दुनिया भर के जितनी भी जो सरमायादार हैं वो अपनी दौलत को जो है महफूज समझते थे स्विस बैंकों में, क्योंकि वहाँ की जो है एक जो सीक्रेसी थी, वहाँ बताया नहीं जाता था कि ये मनी कहाँ किसकी है या कहाँ से लाई गई है। अब जो है वो जो बैंक स्विस बैंक जो है वो इसके पाबंद है कि वो आलमी मालियाती इदारों को जो है ये बताएंगे कि ये जो अगर कोई पूछे तो ये बताना पड़ेगा उन्हें कि ये स्विस जो है ये मनी कहाँ से लाई गई है, मनी ट्रेल फराहम करनी पड़ेगी। इससे कभी बिल्कुल ऐसा नहीं था। दूसरी जानिब जो है जो अमेरिकन की जानिब से जो है अच्छा ये बताएंगे जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं और फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से वहाँ पर क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं और किस किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं सारी सिचुएशन पे? क्या उनको लग रहा है कि 2008 वाला जो बहरान था, मालियाती बहरान, वो वापस आ रहा है? इस किस्म के कोई कमेंट्स किए हैं वहाँ पर किसी ने? ये बिल्कुल जो यूरोपीय माहिरीन जो उनका यही कहना है कि अगर इसी तरह सूरत हाल रही, और क्योंकि जो स्विस गवर्नमेंट की जानिब से जो है कर्जा फराहम किया गया था कि बैंकों को जो बॉन्ड्स जारी किए गए थे, उसके बाद भी जो है सूरत हाल में जो है कोई काफी तब्दीली नहीं आई है।
और जो माहिरीन उनका यही कहना है कि अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो लोग अवाम का जो है एतमाद जो है वो खत्म हो जाएगा स्विस बैंकों के ऊपर, और इससे जो है जो दीगर जो यूरोपीय ममालिक है उनमें भी ये बुरान फैल सकता है, क्योंकि जो तमाम जो यूरोपीय बैंक जो स्विट्जरलैंड के जो बैंक है वो तकरीबन जो है बंद होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल अभी तो देखने में नहीं आई कि लोग जो है वो कतारें लगा कर जो है अपने पैसे निकालना शुरू हो गए। या तो जो पाकिस्तान के जो पैसे पड़े हुए थे वहां पर, उनके बारे में भी अब सामने आएगा कि वो किसके पैसे थे, अगर वो पूछेंगे कि भाई ये पैसा कहाँ से आया? जी, इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई है। ताहम जो है अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट या इदारे चाहे तो उसकी तफसीलात जो है आप स्विस गवर्नमेंट से जो है तलब कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो बस इदारे चाहें कि तो चाहत पे तो हमारे वजीर आजम नाअहल हो गए, चाहत ही तो नहीं थी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तनवीर इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद। तो चाहत होती तो एक खत लिख दिया जाता और उस खत के जवाब में आ जाता मामला सामने, लेकिन ना वो खत लिखा गया, ना जो है वो बहरहाल वो खत लिखा नहीं गया। फिर वजीर आजम नाअहल हुए गिलानी साहब, और उसके बाद गिलानी साहब अब फिर सेनेटर हैं। तो यहाँ का तो मामला ये है, ये चाहत कहाँ, हमारे कितने मिलियन डॉलर थे भाई, पता नहीं, कई $100 मिलियन हमारे पड़े हुए, और बस चले वहीं पे पड़े रहे, वहीं पे वो फलते फूलते रहे। जरा आप गूगल कीजिएगा आज का आपका लेसन जो है ना, मैडम शिफा ने आपको क्या लेसन दिया, होमवर्क दिया, आप होमवर्क करके आइएगा। आवाम का एक एक बंदा पाकिस्तान का कितने का मकरूज है, जरा ये चेक करके आइएगा। हाँ, तो ये तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन आटे की सूरत हाल देख लें, एक तरफ आटा लोगों को नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो बैंकों में हमारे अमाउंट पड़े हुए हैं। चले जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज का हमारा ये जो सेगमेंट है ये बड़ा ख़ास सेगमेंट है, क्योंकि इसमें हमने जिक्र करना है उर्दू ज़बान की कुछ खूबसूरत नातों का। ज़ाहिर नातें, हर नात खूबसूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी नातें होती हैं कि जिनकी शायरी और जिनका जो अंदाज़ है वो बिल्कुल ज़रा जुदा होता है, तो ज़्यादा मकबूल होती हैं, ज़्यादा मशहूर होती हैं। तो उनका हम कुछ जिक्र करेंगे और उसमें से कुछ अल्फाज हैं उनके ऊपर हम बात भी करेंगे। तो आज जिस अजीम शायर को मुंतखब किया है हमने, उनका नाम है जी मुज़फ़्फ़र वारसी। अच्छा, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब जो है मशहूर नाते, और कलाम उनके ऐसे ऐसे हैं कलाम कि बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं या बहुत सारे ऐसे जो नाते सुनने वाले हैं, उन्होंने ये कलाम किसी दूसरे शख्स से सुना और उन्हें नहीं पता कि इस कलाम की कोई हिस्ट्री भी है और ये कलाम कहाँ से आया है। तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने ऐसे ऐसे कलाम तख्लीक किए कि, और ऐसे ऐसी हमद और नातें तख्लीक की कि जो ज़बान ज़दे आम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने लिखी थी। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब मीरठ में पैदा हुए थे, लाहौर में इंतकाल हुआ था। उनके वालिद साहब भी जो है वो एक स्कॉलर थे, और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ख़ुद एक राइटर भी थे, पोएट भी थे, स्कॉलर भी थे। तो बड़ी एक ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी थी। और अगर मैं कुछ उनके कलाम बताऊं आपको कि जो कलाम हमने सुने किसी और से, उनका जो शोहरत है उन कलामों की वो किसी और शख्स से मिली, लेकिन असल में वो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के थे। तो सबसे पहला जो एक कलाम, वो बड़ा मशहूर कलाम, बड़ी मशहूर हमद, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, ये सुनी होगी हमने बिल्कुल। और ये किसकी आवाज़ में सुनी? नुसरत फतेह अली खान साहब। मतलब सब यही गाया, औरों ने भी इसको पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मशहूर तरीन जो ये हुई वो नुसरत फतेह अली खान साहब, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक कलाम हो गया ना। फिर उसके अलावा तू कुजा मन कुजा, हाँ ये भी मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का लिखा हुआ, या रहमतुल्लिल आलमीन, ये बहुत मशहूर नात, ये भी उन्हीं की लिखी हुई एक और नात है। शऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। अब इसमें देखें, एक तो ओरिजिनल इनका अंदाज़, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत, उनकी जो आवाज़ है वो एक अलग तरह की आवाज़ थी, और वो जब कलाम पढ़ते थे तो उसके अंदर वो जो कहते हैं ना कि इंसान दिल से पढ़ रहा होता है, वो नज़र आता है। अच्छा, अब इसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, हाँ हस्ती का जो लफ्ज़ है, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। हमारे वो जो ये जो वजूद है मेरा, इस वजूद का निज़ाम चलाने वाला वो कोई है, और वो उसकी उस ज़ात पाक की बात हो रही है कि इस वजूद का निज़ाम, या फिर आप इसको दुनिया में भी ले लें, हस्ती, पूरी हस्ती दुनिया की जो चल रही है, दुनिया का भी वही एग्जिस्टेंस वजूद के उसमें आएगा। फिर उसके अलावा और कौन सा लफ्ज़? समात, समात, सुनना हमारा, बिल्कुल समात है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अक्स,
अक्स का लफ्ज़ इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। आईने में अक्स नज़र आता है हमें, तो हम तो यूँ कहते हैं ना कि हाँ भाई शीशा देख लो, वो शीशा नहीं, वो आईना है, रिफ्लेक्शन तो अंग्रेजी में, हम तो बाइलिंगुअल हो गए। उसका अक्स देखें कि किस कदर खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। फिर तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। अब रुत जो है ये भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। रुत यानी कि मौसम, कि जो बदलते हुए मौसम है उसमें आप देखेंगे तो आपको खुदा नजर आएगा। ये मौसम यूं ही नहीं आ रहे जाते, बिल्कुल फौरन सख्त गर्मी से सख्त सर्दी ऐसी नहीं हो जाती। तो रुत का जो लफ्ज़ है वो भी बड़ा अच्छा है कि ये रुतों में आप अल्लाह ताला को तलाश कर सकते हैं। और फिर लाशऊर का तो लफ्ज़ एक शऊर हम इस्तेमाल करते हैं, शऊर और लाशऊर का लफ्ज़ जो है वो भी, लेकिन हम उस तरफ चले गए सबकॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस में, जी मेरे सबकॉन्शियस में बहरहाल। तो एक तो ये बहुत खूबसूरत कलाम। अच्छा, फिर एक और इनकी नात है जो कि इस कदर शायरी की यूं कहिए कि मेराज मुझे तो लगती है। कौन सी वाली? वो है मेरा पैगंबर अजीम तर है। खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ। और ये जो हमने आपको यूं कह लीजिए कि एक थोड़ा सा इसका टेस्ट दिया है, आप जाकर इसको यूट्यूब पर देखिए, सुनिए, और एक एक लफ्ज़ पर आप जब गौर करेंगे ना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी आँखें भीगेंगी। आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर खूबसूरती से इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो खूबसूरत शायरी अजीम इसमें तो एक लफ्ज़ अजीम तो एक मतलब एक ऐसा लफ्ज़ है जो आमतौर पर भाई बड़ा अजीम है, चलो ठीक है, ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़ उर्दू की अगर हम बात करें, लेकिन जो आगे जो अल्फाज हैं उनमें मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा सुनकर उनकी जो रिचनेस या कह लीजिए उनकी जो डेप्थ है वो है। एक तो अजीम से आगे बढ़कर उन्होंने बात की ना, मेरा पैगंबर अजीम तर है, अजीम तर है। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, यानी कि जो खल्क की जो ज़ातें जो उसने जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं उसमें सबसे कमाल ज़ात है वो उन्हीं की ज़ात है, सबसे बेहतरीन। हम यही बात हम करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जमाल हस्ती हयात उसकी। जमाल जो है वो खूबसूरती को कहते हैं कि ये हस्ती की जो खूबसूरती है, इस पूरी दुनिया की जो खूबसूरती है वो उसकी हयात। जमाल और जलाल भी, जाहो जलाल वो भी जो है अगर बशर नहीं अज़मत बशर है, बशर नहीं अज़मत बशर है, जो सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अरफा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फिर एक और लफ्ज़ इसमें आया, वो शरह अहकाम हक है, वो शहर अहकाम हक है। शरह होती है वो ट्रांसलेशन या कह लें उसको क्या, एक्सप्लेनेशन, शरह है किसी भी चीज़ की। वो इस शेर में शायर तशरीह ये करता है, तो तशरीह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीह थे किस चीज़ की, जो भी अहकाम हक थे, अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम जो भी हुक्म दिए उनकी तशरीह अगर आपने देखनी है उनकी ज़ात को आप देख लीजिए। क्या खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो खुद ही कानून, खुद ही हवाला। जो आप लॉ कर रही हैं तो कानून भी होते हैं, हवाले भी होते हैं, हर एक के फुटनोट्स, और वो क्या होते हैं, दलाइलें भी होती हैं, तावीलें भी होती हैं। वही ज़ात थी जो कानून थी, वही ज़ात थी जो हवाला थी। जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कर लिया, वो कानून तो आपका वही, बिल्कुल वही रेफरेंस पॉइंट। वो खुद ही कुरान, वो खुद ही कारी, वो आप ही महताब, आप ही हवाला। वो सूरज भी वही हाला, सूरज भी वही है, उसके गिर्द जो रोशनी का एक हाला होता है वो भी वही, चांद भी बिल्कुल वो खुद ही है। और फिर इधर भी अक्स का इस्तेमाल हुआ, वो अक्स भी, आईना भी, और वो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ ये लगा, वो नुक्ता भी, ख़त भी, दायरा भी। बिल्कुल। अच्छा, ख़त क्या होता है बताएं, ये सवाल है। चलें, ख़त क्या? नहीं, खत तो किताबत वाला खत। अब देखें इस जुमले की गहराई क्या है। वो नुक्ता भी, नुक्ता इज पॉइंट, ठीक है, दायरा भी वही। खत कहते हैं लकीर को। अच्छा, उर्दू में जब हम इस्तेमाल करते हैं खत, ये खत है, खत इस्तवा जो लाइन जो है, तो वो नुक्ता भी वही है, खत भी वही है, लकीर, और दायरा जिसके अंदर हर चीज़ समाई हुई है वो भी वही है। वो नुक्ता भी, ख़त भी, दायरा भी, वो खुद नज़ारा है, खुद नज़र भी। क्या खूबसूरत इस्तारे इस्तेमाल किए हैं। ये है उर्दू ज़बान की, और ज़ाहिर जिस तरह उन्होंने लिखा उनकी मोहब्बत। बिल्कुल क्योंकि नात लिखना हर एक की बस की बात नहीं होती है, और लोग लिखते हुए घबराते भी हैं कि पता नहीं इतनी बड़ी हस्ती है, दोबारा मतलब इंसाफ भी हम कर पाएँ,
और इंसाफ क्या मतलब थोड़ा सा एक नजराना ही है हमारी मोहब्बत का छोटा सा, जो उनके कदमों में हम पेश करें तो ये लिखते हुए हाथ भी काम जाते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है लिखना, वो लिखना अलग है। और इस चीज़ के लिए, इस मकसद के लिए लिखना कि उनकी शान में जो है वो हमने अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करना है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। और लिखने वाले पे बड़ा प्रेशर भी होता है। और वो बाज़ औक़ात हमने अक्सर शायरों से बात की तो वो कहते हैं कि मोहब्बत आती है दिल में और लिखा चला जाता है, बस हाथ लिखता जाता है और लिखता जाता है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में वो गालिब ने कहा था ना, तो ये जब खुदा आपको तौफीक देता है तभी कोई शख्स नात लिख सकता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये मामला ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये थी जी मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कुछ हवाले से कुछ गुफ्तगू, कुछ कलाम और उनके कुछ अल्फाज। आने वाले दिनों में भी हम ये सिलसिला करते रहेंगे। नातें जो हैं बहुत सारी ऐसी हैं, वो पुराने जो PTV पे जब देखते थे ना नातें, वो नातें आपके जहन में हैं। बिल्कुल। आप एक मरतबा फिर उनको सुनने की कोशिश कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे थे। बिल्कुल। कराची चलते हैं, कराची में सब तैयार है जी। और कराची में हम बात करते हैं जी एक आर्ट जो है, उसको आप यूं कहिए कि इंसानी जिंदगी से हमेशा जोड़ा गया है। आर्ट का भी ऐसा नमूना है कि इंसानी रूह का आर्ट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये पोइट्री भी वही आर्ट है, बिल्कुल ये भी वही आर्ट है। और आर्ट हम मुख्तलिफ जहतों में देखते हैं। अच्छा, सबूत जो हैं उनके आर्ट्स की, कुछ पेंटिंग्स भी होती हैं, पेंटिंग से भी मिलते हैं, जो हज़ारों साल कबल गारों में रहने वाले लोग, इंसानों ने तख्लीक की थी। अच्छा, उस वक्त से लेकर तारीख़ के हर दौर में इंसान आर्ट के साथ इस गहरे रिश्ते का इजहार करता रहा है। और जदीद दौर की अगर हम बात करें तो मादियत पसंदी में भी ऐसे अशखास मौजूद हैं जो फ़न के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि उससे उनको कोई बहुत ऐसा रिटर्न मिल नहीं रहा है। बहुत सारे पेंटर्स हैं, वो क्या ही कमा लेंगे अब जहाँ डिजिटल तस्वीरों का दौर है, लेकिन स्टिल दे पेंट और वो कैनवस पे ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, कराची के अली चांद भी उसी आर्टिस्ट्स के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और वो गुलिस्तान जौहर में किराए के एक कमरे में रहते हैं। और वहीं जो है वो अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील जो है उससे कटलरी होती है ना, वो क्या होती है, वो जो चम्मच नहीं होते सिल्वर कलर के, या वो ग्लास, या वो इस तरह की, उन चीज़ों से वो कटलरी को आर्ट की शक्ल दे देते हैं। और ये कुछ नमूने चल रहे हैं, ज़रा उनसे देखते बात करते हैं कि भाई कैसे ये कटलरी को आर्ट बना देते हैं। बिल्कुल। तो कलिनरी आर्ट तो हमने सुना था, खाने पीने का, लेकिन इसको इन्होंने मुजस्मा साजी के फ़न में तब्दील कर दिया। अली चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ थोड़ा सा हमें इस आर्ट के बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताइए कि ये स्टील के चम्मच आप कैसे आर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आइडिया कैसे आया, क्या करते हैं? ये आज से तकरीबन 2 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में, तो सब फारिग हो गए थे। मैं खुद भी फारिग था, स्टेज डिज़ाइनर था पहले। फिर उसके बाद ये अपने नेट पे मैं देखता रहा काफ़ी चीज़ें आर्ट के मुतालिक। उसमें ये चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पर बाहर मुल्कों में कि काफ़ी लोग स्पून पे, इस पे मेटल पे काम करते हैं। तो मैंने भी कोशिश की, क्योंकि जो मेटल में मेन चीज़ है हार्ड वर्किंग, ये एक सबसे बड़ी, उसमें मोल्डिंग वगैरह है, वेल्डिंग है, ये चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी, कभी सोचा नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस पर स्टडी की और काफ़ी टाइम लगा उसमें मुझे वर्क करने में। लेकिन क्योंकि जज्बा था, एक जोश था कि भाई करना है, लोग बाहर लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर उसको मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं इस पर महारत हासिल रखी हुई। मैं काफ़ी क्या नमूने बनाता हूँ, उसमें काफ़ी फ्लावर्स वगैरह हैं, तितली, बटरफ्लाई वगैरह काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई और सेल भी की है जी। अच्छा, बिल्कुल। बर्ड्स और ये फिश वगैरह तो हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत बेहतरीन बनाई हो, आपको भी लगता हो कि ये तो शाहकार ही आपने बना दिया? बेहतरीन तो अभी तक मैंने कोई नहीं बनाई है। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन बनती जाए और लोगों को पसंद भी आए। बस इसमें यह है कि अभी तक मैं समझे कि एक स्टूडेंट होता है, जैसे काम सीख रहा हूँ, उसी तरह से मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बेहतरीन बनाने की। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब हम तो देखते हैं नॉर्मली एक चम्मच है या कांटा है, अब उसका प्रोसेस क्या होता है? कंसीव करते हैं आप कि इस चम्मच से मैं ये बना सकता हूँ, वो कैसे वो प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा समझाएंगे? ये कि जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया तो मैंने लोकल मार्केट से कटलरी आइटम जो है पुराने मिलते हैं बाहर से जो आता है सामान, वो मैंने ख़रीदना शुरू किए। और उस पर कोई मैंने खाका बनाया कि कोई बर्ड्स बनाना है, कोई तितली बनानी, तो उसको मैंने स्केच बनाया। स्केच से मतलब ये कि उसको मैंने शेप दिया, फिर उसकी कटिंग की है, मेटल की, स्पून की या चम्मच की, नाइफ़ की। उसकी कटिंग करने के बाद उसको मैंने वेल्ड किया और उस पर शेप देते जाता है वेल्ड करने के साथ साथ। उसके बाद उसकी पॉलिश होती है, रबिंग होती है,
उस फाइनली उसमें जब इसका शक्ल सामने आ जाती तो फिर वो उसको मैं पॉलिश कर देता हूँ। अच्छा, इसमें कौन कौन से मतलब कटलरी के किस किस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं? कांटे, चम्मच, या वो जो सालन डालने वाला चम्मच होता है, हर चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं या कुछ ख़ास ऐसे हैं आइटम जो आप यूज़ करते हैं इसमें? जी हाँ, इसमें अमूमन तो देखा गया कि हम सिर्फ 3 चीज़ों को देखते हैं कि चम्मच, कांटा और बटर नाइफ जो होती है। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो इसमें चम्मच में भी कई किस्म के साइज़ है, कई किस्म के इसमें शेप है, और कांटों में भी यह है कि किसी में कांटे में 3 टांगें, किसी में 2 टांगें कहलाती हैं, किसी में 4 होती हैं, और उसकी साइज़ में भी फ़र्क होता है, उसके शेप में भी फ़र्क होता है। तो उसमें मुख्तलिफ जिस तरह की मुझे आर्टिकल बनाना होता है तो उस हिसाब से मैं उसको चूज़ करता हूँ और उसको शेप में उसकी कटिंग करके उसको शेप देता हूँ। तो आपका आर्ट से हाँ क्या इसकी पजीराई कितनी हुई, कहाँ आप इसको जो है वो सेल भी करते हैं, एग्जीबिशन वगैरह भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई तो बहुत होती है, काफ़ी लोग मुझे इसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी चैनल पे मुझे बुलाया गया, जैसे आपकी तवज्जो से यूट्यूब पे भी मुझे काफ़ी यूट्यूब वालों ने मेरा रिकॉर्ड किया काम, पब्लिक लिहाज से काफ़ी उसकी पजीराई हुई है। लेकिन उसकी पाकिस्तान में क्योंकि उसकी सेल नहीं है तो मैं ऑनलाइन मैंने स्टार्ट में की थी, तो ऑनलाइन कुछ लोगों ने बाहर मुल्कों में उसको सेल किया और वो मेरा आइटम जो है वहाँ पे बाहर गया है। पाकिस्तान में इतना उसकी डिमांड नहीं है। सही। अच्छा, अब जब आपने ये देखा कि पाकिस्तान में डिमांड नहीं है, बाहर इसकी डिमांड है, तो अब आप क्या इसको चाहते हैं कि किसी तरीके से ये बढ़े आगे काम, या आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि बाहर की मार्केट जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए ज़्यादा? जी इसमें यह कि स्पून में तो मैं काम कर रहा हूँ, उसके अलावा क्योंकि आर्ट तो काफ़ी वसी दुनिया है, उसमें आर्ट में काफ़ी मुख्तलिफ शोबे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मैं काफ़ी चीज़ें उसमें मुख्तलिफ में क्रिएशन कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ों का। जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक डीप माइंड टेबल कॉफ़ी टेबल बनाया है, जो कि पाकिस्तान में ख़ासकर कराची में तो मैंने नहीं देखी कि किसी की रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में हो। तो जी हाँ, तो वो मैंने बनाई, उसको भी मैंने सेल की है, काफ़ी मेरी उसकी टेबल की डिमांड हुई है। उसके अलावा भी मैं एक और चीज़ फेक फायर बना रहा हूँ, जो बाहर मुल्कों में तो है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो वो कोशिश कर रहा हूँ कि उसको यूँ समझे कि महदूद वसाइल से अपना काम ले रहा हूँ। तो आप वैसे आर्ट के अलावा जो है वो आप क्या करते हैं? हाँ, मैंने कहा कि तकरीबन 2 साल पहले, कोरोना से पहले, मैंने 20 साल तक स्टेज लाइन पे मैंने अपने स्टेज डिज़ाइनिंग और लाइटिंग वगैरह करता था। जैसे स्टेज ड्रामे होते थे, मोहम्मद शरीफ, मोइन अख्तर, शकील सिद्दीकी, ये सिकंदर सनम, उनके ड्रामों में मैं सेट बैकग्राउंड सेट और लाइटिंग लगाता था। तो वो कोरोना के दौरान सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर फारिग बैठे बैठे भी ये काम शुरू किया। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त भाई। अच्छा, अब देखें ना वो आपने उस कोरोना के वक्त को कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, और बड़े यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया। आम पेंटिंग की तरफ भी आप जा सकते थे, लेकिन ये आर्ट आपका बहुत डिफरेंट है। बाहर के मुल्कों में भी आपसे लोग ये लेकर जाते हैं, या कुछ है इस किस्म का इरादा कि आप दुनिया में इसको ज़रा मुतारिफ कराएं? क्योंकि ऑनलाइन तो आप कर ही रहे हैं ये सारा सिलसिला। जी हाँ, बाहर के मुल्क में डायरेक्ट तो मेरा किसी से रब्ता नहीं है, लेकिन ये कि कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों से कि वो खुद भी मुझे आगे बढ़ाए, और मतलब ये कि मेरे काम को वहाँ तक पहुँचाए। तो वहाँ काम होता तो है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ काफ़ी, यहाँ से तो महंगाई कहलाता है, और लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही समझे कि बहुत कम उसमें हो जाता है काम। वहाँ तो बहुत शौकिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को। इसके अलावा इसमें मैं एक ज्वेलरी सेक्शन है, जिसमें चमचों से, कांटों से ज्वेलरी बनती है लेडीज़ की, उसमें भी मैं इंशाल्लाह वर्क कर रहा हूँ। तो उसकी एक मशीन बनती है, वो मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उससे मैं इसमें मेटल क्राफ्ट में ज्वेलरी का भी मैं काम करूँ, स्टेनलेस स्टील पे। तो ये जो सारा काम आप कर रहे हैं, ये हाथ से कर रहे हैं अभी? जी हाँ, सारा काम मैं अकेले कर रहा हूँ, अब हाथ से ही कर रहा हूँ। मेरा कोई ना लेबर ना कोई हेल्पर है, खुद ही अकेला कर रहा हूँ। सही। दिन में 2-3 पीस बन जाते हैं। तो इसको मतलब एक छोटा आर्ट पीस बनाने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 3-4 घंटे छोटा पीस बनाने में लगते हैं, क्योंकि हेल्पर नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे अकेला करने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो हाँ,
लेकिन जो चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही हैं हमारे स्क्रीन पर तस्वीर, वो लोग भी ज़ाहिर है देख रहे हैं, और लोगों को हमें जितनी अच्छी लग रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि वाकई ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपने बनाई हुई हैं। और कराची में लोग रब्ता कर सकते हैं, आपको कैसे ढूंढें अगर आपसे किसी ने आर्ट ख़रीदना हो? जी, मेरा पेज है फेसबुक पे चांद आर्ट गैलरी के नाम से, उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, उससे आपको चांद आर्ट गैलरी, ठीक है, बस चांद आर्ट गैलरी, चांद आर्ट गैलरी। इंशाल्लाह चांद तक पहुंचेंगे आप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ अली चांद साहब मौजूद थे। देखें कितना ज़बरदस्त यूनिट ने काम किया है, चम्मच और कांटों से आर्ट बना दिया। वाह जी, बेहतरीन। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। मसनूई जहानत के हवाले से अगर हम बात करें तो मसनूई जहानत दुनिया भर में चर्चा है, और चैट जीपीटी ने थोड़े ही अरसे में जिस तरह से गैर मामूली पजीराई हासिल की है, उससे ये बात सामने आई है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। बिल्कुल, चैट जीपीटी ने तो सब कुछ सोचने का अंदाज ही बिल्कुल बदल दिया। हैरान हो गए ना सब कि ये क्या हो गया अचानक से, भाई आप लिखें वो सब कर देता है। मेडिकल साइंस के एग्जाम्स वो पास कर रहा है, एमबीए के एग्जाम्स वो पास कर रहा है, फाइनेंस के एग्जाम्स वो पास कर रहा है, बस कमाल ही कर रहा है वो। और इंसानी जहानत को भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने जब चैट जीपीटी में सरमायाकारी की तो माइक्रोसॉफ्ट को दीगर कंपनियों के मुकाबले में बढ़तरी मिल गई, और सर्च इंजन की दुनिया में 2 दहाइयों से हुक्मरानी करने वाली कंपनी गूगल भी इस बढ़तरी से बौखलाहट सी उसको भी जरा फेस करने को मिली है। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो सर्च इंजन है बिंग, उसमें चैट जीपीटी को शामिल करके फिर बहुत बड़ी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अपनी तरफ खींच ली। और अगरचे गूगल ने अपने चैटबॉट को लॉन्च करके जो जिसका नाम है बार्ड, वो लॉन्च किया, लेकिन चैट जीपीटी के मुकाबले में अभी वो ज़रा कमतर लग रहा है। चल रहा है वो तो। हाँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, सब काम तो कर रहे हैं इसके ऊपर। अब चैट जीपीटी का नया वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, जो कि पिछले वर्जन से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, और अभी तक टेक्नोलॉजी की ये जंग यूँ कहिए कि वो माइक्रोसॉफ्ट उसमें आगे है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर के शोबे में तलबा के लिए एक इमेजिन कब का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है पाकिस्तान में। उसकी दुनिया भर में बड़ी धूम है, और इसमें शिरकत करने वाले जो तलबा हैं वो मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और ये जो सारे इस तरह के जदीद तरीन मौज़ूआत हैं उनसे मुताल्लिक जान सकते हैं, और उसमें वो काम करते हैं। अब ये जो मसनूई जहानत में होने वाली तरक्की है, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। चैट जीपीटी से कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या कितना फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, और रिवायती सर्च इंजन्स क्या अब ख़त्म हो जाएंगे जो कि वो सर्च रिजल्ट्स में लिंक्स देते थे, और इमेजिन कप जो है वो क्या है, और पाकिस्तान के तलबा कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माइक्रोसॉफ्ट के पान में जो एजुकेशन लीड हैं, चीफ़ एजुकेशन लीड जनाब जबरान जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जबरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अराउंड। जबरान साहब, थैंक यू सर। सबसे पहले तो ज़रा ये चैट जीपीटी ने जिस तरीके से दुनिया को तब्दील किया है, थोड़ा सा हमें अगर आप इसके बारे में कुछ समझा सकें कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं और चैट जीपीटी कहाँ तक पहुँचा सकता है हमें। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है जीपीटी को जो है जनरेटिव प्री टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं इसको थोड़ा आसान आई थिंक लफ्ज़ों में समझाना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपने जिस तरह से कहा एक मसनूई जहानत है। जब कंप्यूटर जो है इंसानों की तरह से काम करने लगे तो उस चीज़ को आप जब अचीव करते हैं आप कहते हैं कि जी इट्स एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन एट द एंड ऑफ द डे। वो चीज़ अब हमारे सामने है। आपने ख़ुद अभी मैं सुन रहा था आपने बिंग का कहा, बिंग इज़ अ सर्च इंजन, और अब आप जब उसमें जाकर न्यू बिंग के अंदर कोई भी अपनी क्वेरी लिखते हैं, सो फॉर एग्जांपल यू वांट अ सर्च इंजन टू राइट एन आर्टिकल फॉर यू, सो इवन इन माय पर्सनल लाइफ आई एम यूजिंग इट कि जी इफ़ आई हैव टू डू सम रिसर्च या कोई असाइनमेंट बनाना है, कोई चीज़ करनी है, आई एम जस्ट आस्किंग द सर्च इंजन एंड इट इज़ जनरेटिंग द एंटायर थिंग फॉर मी। अब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यूज़ केस है। सिमिलरली अगर आप डिफरेंट जोन्स में आ जाएँ, एग्रीकल्चर की बात कर लें, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, आज हेल्थ केयर की बात कर लें, आप एजुकेशन की बात कर लें, दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन विल हैपन इन डेज टू कम। और ये सारे का सारा बैक बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जिसमें उसकी मल्टीपल सब क्लासेस हैं।
जिसमें मशीन लर्निंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स, आपने इसका जिक्र किया। इसी तरह जो GPT है इसके पीछे न्यूरल नेटवर्क्स की टेक्नोलॉजी है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ प्लेटफॉर्म लाइक GPT इज़ इन एक्शन। और ये सिर्फ बिंग के साथ अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, बल्कि अब इसको हमने को पायलट मोड में और भी टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट किया है। सो फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का पोर्टफोलियो है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये और भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट की उसके साथ GPT इंटीग्रेट हो रहा है, एंड इन डेज टू कम ह्यूमन एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होगी और बहुत सारा काम जो है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, सो यू वुड जस्ट एंटर द नोट्स एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर यू। या आप एक MOU लिखना चाह रहे हैं, सो यू विल जस्ट टेल कि आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं और वो MOU बिल्टअप हो जाएगा आपके लिए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोगों को इस पे बड़ी तशवीश भी है, लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा ख़तरनाक एक फिनोमेना है कि भाई वकील भी जो है वो रोबोट्स आ रहे हैं और जज भी आने वाले वक्तों में रोबोट हो जाएंगे, डॉक्टर भी। तो एक तो नौकरियों वाले लोगों को अपने लाले पड़े हुए हैं, रोज़ी की लाले पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ एक ये है कि ये कितना सेफ है व्हेन इट कम्स टू योर डेटा, क्योंकि हमारे लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में हम इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अभी एक हेडलाइन मेरे सामने आई है कि अ बग रिवील्ड चैट GPT यूजर्स चैट हिस्ट्री, पर्सनल एंड बिलिंग डेटा। तो ये जो आपका पर्सनल डेटा है वो कितना मुतासिर हो सकता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी? जी, एंड एज अ कंपनी वी रियली बिलीव ऑन योर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पोस्चर। और साथ साथ सिर्फ इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती है, पर इसके साथ साथ देयर इज़ अ सेट ऑफ टूल्स एंड अ टेक्नोलॉजी स्टैक जो साइबर सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को, कंप्लाइंस को इंश्योर करता है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कि जी आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन आप करने जाते हैं इंडस्ट्री में, आप एक ऑटोनोमस कार बनाते हैं, आप कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो इम्प्लीमेंटेशन है। उस इम्प्लीमेंटेशन पे माइक्रोसॉफ्ट ने देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स विच वी हैव लेड आउट। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है इट हैज़ टू बी सेफ, इट हैज़ टू बी सिक्योर, इट हैज़ टू बी रिलायबल, it has to be fair, it has to be accountable। ये कुछ basic principles हैं artificial intelligence की implementation के, and when we implement this kind of a technology we work as a responsible company और वो इन पैरामीटर्स को देखते हुए बनाया जाता है। दिस इज वन पॉइंट। सही है। जो दूसरी आपने बात की कि जी अच्छा अब अगर हम जनरली नौकरियां आवाम, हाँ जी जी जी, जो जॉब मार्केट है वो किस तरह अफेक्ट होगी जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? देखिए बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो ऑटोमेट हो सकती हैं, और अगर वो जॉब ऑटोमेट हो रही है और वो एक ह्यूमन एक काम करता था, एक ऑपरेशनल लेवल का काम था, आज वो काम एक चैटबॉट कर रहा है, तो बिल्कुल वो जॉब ऑटोमेट हो जाएगी। पर वेन एवर यू मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू अनदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर इज़ अ सेट ऑफ जॉब्स विच गेट डिप्लीटेड, वो ख़त्म हो जाते हैं, पर उसके साथ साथ नए जॉब्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है कि आज हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, आपने अभी खुद एग्जांपल दी साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, इन एरियाज़ में इस वक्त पूरी दुनिया में अगले 2 से 3 साल में 150 मिलियन नई जॉब्स अवेलेबल होंगी, और जहाँ पे एक्यूट टैलेंट शॉर्टेज है अक्रॉस द ग्लोब। आप अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक की एग्जांपल ले लें, 150 मिलियन नई जॉब्स हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, एंड उसको फिल करने के लिए आज टैलेंट कहीं पे अवेलेबल नहीं है। एंड प्रोग्राम्स लाइक इमेजिन कप व्हेन वी आर डूइंग इन कोलैबोरेशन, और किस डोमेन की जॉब्स होंगी, क्या पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को अब? सो कंप्यूटर साइंस इज लीडिंग द वे, और कंप्यूटर साइंस भी जो है वक्त के साथ साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है। सो फॉर एग्जांपल 20 साल पहले अगर मैंने ग्रेजुएट किया था कंप्यूटर साइंस में, तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट टुडे वी टॉक अबाउट AI, वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, वी टॉक अबाउट मिक्स्ड रियलिटी, वी टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, वी टॉक अबाउट अदर डोमेन्स जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं 21st सेंचुरी की। वी आर टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी टेक स्किल्स, और जो इमेजिन कप का प्रोग्राम है पूरा उसके अराउंड बेस करता है। वहाँ पे थीम्स दी जाती हैं, वहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, बच्चे आते हैं, बच्चे पहले इन टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करते हैं। सो इमेजिन एक बच्चा 3रे साल में या 4थे साल में आज एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ भी नहीं आता, पर जब वो इमेजिन कप पे आता है और उसको बताया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप दुनिया के टफेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं,
चाहे वो एग्रीकल्चर के डोमेन में हो, क्लाइमेट चेंज के डोमेन में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के डोमेन में हो, चाहे वो एजुकेशन के डोमेन में हो। तो बच्चा एक ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरता है अपनी टीम के साथ, और उसके बाद जब उसको ग्रिप आ जाती है टेक्नोलॉजी पे, वो एक सोल्यूशन बनाता है और वो सोल्यूशन से कहता है कि जी अब मैं दुनिया का ये मसला इस टेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व कर सकता हूँ। इट हैज़ टू आउटकम्स। एक आउटकम ये है कि कल वो टीम उस प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी बना सकती है एंड दे कैन चर्न आउट एंड इमर्ज एज अ स्टार्टअप। और दूसरा ये है कि अगर वो डिसकंटिन्यू भी करते हैं उस प्रोजेक्ट को, दे ऑटोमेटिकली गेट दो स्किल्स जिसकी आज 21वीं सदी को ज़रूरत है, एंड दे आर वेरी वेरी इजीली एम्प्लॉयबल इन द मार्केट। जी, तो इसमें क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों के लिए, कौन आ सकता है, किस तरह से अप्लाई करना है, और ज़रा इसके बारे में बताइए ना हमें। जी, इमेजिन का हर साल स्टार्ट करते हैं अक्टूबर टाइम फ्रेम में, और पिछले 20 साल से ये ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन रन हो रहा है। आई पर्सनली कॉल इट द ओलंपिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और पिछले आई थिंक 17-18 साल से हम इसको पाकिस्तान में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हम इसको HEC के साथ हर दफ़ा इसको लॉन्च करते हैं, और उसका एक फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बिकॉज HEC का एक नेटवर्क है, उसके थ्रू सारी यूनिवर्सिटीज़ में आउटरीच होती है, और पाकिस्तान के हर कोने से जो है टीम्स और प्रोजेक्ट्स आते हैं। कोई भी बच्चा जो किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है HEC एफिलिएटेड, वो अपने दोस्तों के साथ एक टीम बना सकता है अपने क्लास फेलोज़ के साथ, एंड देयर आर सर्टेन थीम्स फ्रॉम विच वी हैव टू पिक। एक थीम उसमें अर्थ की है, एक थीम उसमें हेल्थ केयर की है, एक एजुकेशन की है, एक लाइफस्टाइल की है। आप एक थीम पिक करते हैं, आप पीछे टेक्नोलॉजी का स्किल सेट पिक करते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल राउंड्स व्हिच हैपन। सो फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की इस वक्त एक बड़ी लीडिंग पोजीशन रही है वर्ल्ड वाइड इमेजिन का पार्टिसिपेशन में, तो 4000 से ज़्यादा जो है हमें रजिस्ट्रेशंस रिसीव हुई, और उसके बाद 400 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो सामने पाकिस्तान लेवल पे आए ऑन द नेशनल फाइनल स्केल, जिसमें हमने 4 एरिया से पाकिस्तान को ब्रेक किया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, सेंटर एंड बलूचिस्तान। और उन चारों लोकेशन से हमारे पास कंट्री से 150 प्लस यूनिवर्सिटी से 25 से ज़्यादा शहरों से ये प्रोजेक्ट्स आए, 400 प्रोजेक्ट्स, जिनको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जजेस ने इवैल्यूएट किया, और इनकी इवैल्यूएशन के बाद जो टॉप 50 प्रोजेक्ट्स थे दे वेंट इनटू द नेशनल फाइनल्स, जो अभी हमने लास्ट वीक इस्लामाबाद में किया है, और वहाँ से वी गॉट 4 विनर्स दिस टाइम। 4 टीमें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान से इस कंपटीशन को विन किया across all categories, and now inshallah they are competing in the international finals in the coming weeks. आपका जो इनिशिएटिव है बड़ा ज़बरदस्त है, और 20 साल पहले जब हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी उस वक्त तो इस तरह के इनिशिएटिव नहीं थे, और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, सीखेंगे भी। बिल्कुल, इससे पाकिस्तान के बच्चे सीखेंगे भी, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। It's an opportunity for our country to appear in the global map, for our country to shine once again, और इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये बच्चे जब इनके पास लेटेस्ट स्किल सेट होगा तो ये चाहे पाकिस्तान में जॉब्स करें, अपनी कंपनीज रन करें, या ये इंटरनेशनली जाकर किसी और मुल्क में अपना काम करें, यू वुड सी कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है एक फैमिली लेवल तक ट्रिगर करेगा। एंड when we say when an individual gets certified on a latest technology, it helps us break the cycle of poverty for that particular family. तो इसका इम्पैक्ट बड़े मास लेवल पे होगा। बिल्कुल सही बात है, उस फैमिली के लिए फिर ओवरऑल इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी में भी आ जाता है ना। फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स जो यूनिक प्रोजेक्ट्स आपको मिले हो, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने बनाए हो, वो भी ज़रा बताइएगा हमें। जी, जो कुछ फाइनल प्रोजेक्ट्स मैंने देखे उसमें आपके पास इवन एक न्यूज़ के अराउंड था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सारे न्यूज़ चैनल्स को मॉनिटर करके और उनकी न्यूज़ को एग्रीगेट करके, एंड दे आर क्रिएटिंग अ पिक्चर आउट ऑफ इट, अ समरी आउट ऑफ इट। तो हमने उसको जर्नलिज्म की कैटेगरी में एक प्रोजेक्ट को देखा विच इज़ वन ऑफ द नेशनल विनर्स। इसी तरह से हमने एक प्रोजेक्ट को जो है लाइफस्टाइल की कैटेगरी में देखा कि इफ़ अ टूरिस्ट लैंड्स in your country and he or she doesn't know कि जी इस बोर्ड पे उर्दू में या किसी भी लोकल लैंग्वेज में क्या लिखा है, और वो उसकी तस्वीर खींचते हैं और वो तस्वीर से उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट करके आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में जो है वो आउटपुट दे देता है। इसी तरह हमने जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैंने प्रोजेक्ट देखा जहाँ पे स्टूडेंट्स ने, अगेन वो चीज़ें अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, पर उन्होंने इस डायरेक्शन में सोचा कि किस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो सीक्वेंसिंग को चेक करें और ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब करें पेशेंट्स के लिए।
So I think there's a lot of exciting work which is happening, and we will showcase these projects to you as well. क्विकली एक चीज ये भी बता दें कि कंपेयर अगर हम करें पाकिस्तान को दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के उसमें, तो हम किधर हैं और कितना पोटेंशियल है हम में, एक्चुअली कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं अगर सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज और एफर्ट्स को सर्व करें? आई थिंक ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि जी वी आर गोइंग टू बी अ मार्केट लीडर, देन आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बिकमिंग दैट मार्केट लीडर। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि आज से 10 साल या 15 साल से इस एरिया में, इस डोमेन में काम हो रहा है। दिस इज़ इंटायरली अ न्यू डोमेन। पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से इस पर काम होना स्टार्ट हुआ है। सो एवरीबडी टुडे इज़ ऑन द सेम वेवलेंथ। ठीक है, देयर आर मैच्योर मार्केट्स जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा ये समझता है कि वो साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए इस वक्त हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न। वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न के पोर्टल पे जाए, उसके पास सारा ट्रेनिंग और कंटेंट पड़ा हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, वो वहाँ पे उसको सेल्फ पेस्ड मोड में पढ़े, 15-20 दिन 25 दिन में अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करे, जाके एक फ्री में प्रैक्टिस एग्ज़ाम दे, और उसके बाद जाके वहीं उसी पोर्टल से इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दे, जिसको पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल फ्री किया गया है। सो विदाउट investing anything in the context of rupee value, by just investing your time, you can get certified in Pakistan through Microsoft Learn portal. So this is going to be my key message to all the students if they are tuned in on this program. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिब्रान जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद। और वाकई ये दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है, आपने अपने आप को तब्दील करना है, इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, खुद भी तरक्की करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही कि हम अभी बाकी दुनिया के साथ ही हैं, कोई पीछे नहीं रह गए 15-20 साल की। हम आगे निकल सकते हैं, इसका हम आगे निकल सकते हैं, हम एक ही वेवलेंथ पर हैं, क्योंकि इस चीज़ में, इस डोमेन में जो रिसर्च हो रही है, जो काम हो रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये बात सच है, 1-2 साल पुराना ही है। तो हम भी अगर थोड़ी स्पीड पकड़ें और हम अपनी डायरेक्शन ज़रा सिमत दुरुस्त कर लें, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको सुनाती हूँ एक वाकया, और रमज़ान के दिनों में इस किस्म का वाकया जो है मैंने देखा तो मुझे दुख हुआ, और मैंने सोचा कि मैं ज़रा कौम को भी आगाह करूँ कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं। और इस महीने में भी हम क्या कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि मैं गई इतवार बाज़ार, और बड़े स्टोर से शॉपिंग नहीं करती? इतवार बाजार सब्जी तो अच्छी आती है। और इस्लामाबाद के इतवार बाजार की मैं बात कर रही हूँ, मैं इधर उधर, ये इस्लामाबाद का इतवार बाजार में तो आपको डिप्लोमेट्स मिलते हैं भाई। तो खैर हुआ ये कि हम इतवार बाजार गए, और जाहिर है हर स्टॉल पे रुक रहे थे, सब्जी देख रहे थे, फल फ्रूट देख रहे थे। तो एक खातून जो थी वो एक रेडी के पास जो है वो टमाटर और कुछ इस किस्म की सब्जी वब्जी खरीद रही थी। तो उन्होंने, वो जो शख्स था बेचने वाला, यानी कि जो स्टॉल का दुकानदार था, ओनर, वो उसने उनको कहा कि आप अपने लिए लिफाफे में डाल लें, क्योंकि वो बाकी कस्टमर्स के साथ बिजी था। तो वो खातून ने अपनी तरफ से चुन चुन के, और जाहिर है लोग यही करते हैं, प्रेफरेंस इसको ही देते हैं कि हम खुद अपना सामान डालेंगे। तो वो आंटी भी जो है वो चुन चुन के डाल रही थी। अब हुआ ये कि मैं उस शख्स की तरफ देख रही थी, बड़ा मसरूफ लग रहा था, और अब मैं बारिश बिल्कुल हाँ होते हैं। अच्छा, मसरूफ भी था, जाहिर है उसका ध्यान, मुझे ऐसा लगा कि वाकई उसकी तरफ है, और उसने आंटी को कहा कि आप डाल लें अपने लिए और मुझे दे दें, मैं तोल लूंगा। खैर आंटी ने क्या किया कि आंटी ने उसको अपना लिफाफा बना के दिया। अब उसने तोलते हुए हल्का सा हाथ से, यानी कि यहाँ से आंटी से उससे लिफाफा पकड़ा, और मैं चूंकि उस साइड पे खड़ी थी, तो इसने इधर से एक वजन उठाया उसके साथ, और वजन और लिफाफा साथ उठा के अंकल ने उधर रख दिया वे स्केल पे। और अब जाहिर है वो जो था वेट तो उसका ज्यादा बता रहा था जितना आंटी ने अंदाजे से डाला, और आंटियों के तो अंदाजे फिर दाएं बाएं होते नहीं है। खैर हुआ ये कि आंटी भी हैरान हो गई, और जाहिर है रोजा था, गर्मी थी, तो चूंकि वहाँ पर वजन ज़्यादा हो गया, तो उस आदमी ने एक एक करके टमाटर लिफाफे से निकालने शुरू कर दिए। अब वो टमाटर लिफाफे से निकाल के, यानी कि आंटी ने अगर 1 किलो टमाटर लेने थे, तो वो जितने भी पीछे बच गए, 3 पाव रह गए या आधे, वो उठा के उसने दे दिया। हल्का सा आहिस्ता से उसने वजन वापस इधर लाया, आंटी को थैला पकड़ाया, आंटी से पूरे किलो के जितने भी वो पैसे ले लिए। अब पहले दरमियान में ये जब सब वाकया हो रहा था, तो पहले मैंने सोचा कि ये जो चीज़ है ना, इससे बनाए वीडियो। फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि
मैंने अगर वीडियो बनानी शुरू की या कुछ हुआ तो उसका ध्यान शायद मेरी तरफ आ जाए और जो कार्रवाई वो कर रहा है वो मैं नहीं देख सकूंगी। तो जब मैंने देख लिया तो आंटी तो खैर अपना लेके सौदा वौदा करके चली गई। आखिर में फिर मैंने गुजरते हुए अंकल को कहा, मैंने सिर्फ एक चीज़ उनसे पूछी, मैंने कहा अंकल जी, कहते हैं जी जी बच्चे जी बेटा, बड़ा वो ना कुर्बत कहते हैं। मैंने कहा अंकल जी रोज़ा है ताड़ा? तो कहते हैं हाँ हाँ रोज़ा है रोज़ा। तो मैंने कहा तुसी के पे कर दिसो। तो बस वो मेरा ख्याल है ये बात उनको समझ आ गई। फौरन ना उन्होंने मुझे जवाब देने की जहमत की, ना कुछ हुआ, फौरन पलट के दूसरे जी की पावा की चाहिए की पावा, और उन्होंने जहमत ही नहीं की कि वो मेरे सवाल का जवाब दें। तो ये हो रहा है। हम सबको इस तरह की हरकतें करने से बचाए और हम सब पर रहम फरमाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।